सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत आधुनिक काल के परिचय के विषय में एक सारगर्भित संदर्भ के अंतर्गत हमने समूचे आधुनिक काल की विभिन्न प्रवृत्तियों को पढ़ा था। आज हम विस्तार पूर्वक आधुनिक काल के पद्य खंड की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की धाराएं प्रवाहित हुई थी और उन धाराओं के अंतर्गत जो सबसे पहली जो काव्य धारा थी, उस काव्य धारा का आज हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहली जो धारा उभर करके आई, वह धारा थी भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ। मैंने यहाँ पर आपके सामने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का एक चित्र भी प्रस्तुत किया है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जो हैं, वे एक आधुनिक काल के पद्य और गद्य लेखन के प्रमुख प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कि आधुनिक काल के को एक नई दिशा और नए मुकाम पर पहुंचाने का कार्य किया था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के समूचे काव्य पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के अंतर्गत एक साहित्य के अंतर्गत नया बदलाव आया। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अपने एक कवियों का दल तैयार किया और उन कवियों के दल के द्वारा साहित्य के अंतर्गत एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि हमने भारतेंदु युग की तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर यदि हम देखें तो उस समय हमारे सामने जो राजनीतिक घटनाक्रम था, वह पूर्ण रूप से एक देशभक्ति से ओतप्रोत साहित्यिक रचनाओं से भरा पड़ा था। यानी कि उस समय समूचा भारत देश आज़ादी की दौड़ में लगा हुआ था और जिसका पूर्ण रूप से साहित्य के अंतर्गत जो प्रयोग है, वह भारतेंदु मंडल के कवियों ने भी उसमें अपना मूलभूत योगदान दिया। यदि हम इस समूचे आधार पर देखें तो इस काव्य धारा की निम्नलिखित प्रवृत्तियां हमारे सामने उभर करके आती हैं, जिसके अंतर्गत ये प्रवृत्तियां हमारे सामने दृष्टिगत होती हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति की यदि बात करें तो वह है देशभक्ति। देशभक्ति की भावना इस काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दिखाई देती हैं। उस युग की राजनीति के अनुरूप हिंदी कविता में भी देशभक्ति और राजभक्ति एक साथ चलती रही। भारतेंदु की अनेक प्रकार की जो पंक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है कि उन्होंने विदेशी शासन के प्रति पूर्ण रूप से आक्रोश व्यक्त किया है और वे कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खवारी। यानी कि अंग्रेज का राज्य सुख साज सजे सब भारी, कि सुख और साजो सामान सभी से अत्यंत ही भारी प्रतीत हो रहा है। पे धन विदेश चली जात, और भारत का जो धन है वह विदेश चला जा रहा है। यानी कि जो अंग्रेज हैं वह भारत का पूर्ण रूप से शोषण करके और धन संपदा को लूट करके वे विदेश की ओर ले जा रहे हैं। यही अति खवारी, इसी बात का उनको अपने अंतर्मन में अत्यधिक दुख प्रतीत होता हुआ दिखाई पड़ता है। देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अधपतन को देखकर भारतेंदु जी ने अतीत के गौरव का पूर्ण रूप से गान किया है और इस काव्य धारा के समूचे कवियों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत काव्य की रचनाएं लिखी। इनकी देशभक्ति में किसी प्रकार की चाटुकारिता हमें दिखाई नहीं देती। जहां एक और वो अंग्रेजों की प्रशंसा भी करते हैं, तो वहीं पर देश की दशा का मार्मिक सिंहावलोकन भी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो इस प्रकार की देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविताएं भारतेंदु युग के अंतर्गत रची गई। इनकी कविताओं में विदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर शोक प्रकट किया गया। देश की जागृति के लिए इससे बार बार यानी ईश्वर से वंदना की गई। कुछ आलोचकों ने इस काल की राष्ट्रीयता पर भी सांप्रदायिकता का दोष लगाया है। उनका देश प्रेम एक और हिंदू पुनरुत्थानवाद की मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिकता में, तो दूसरी ओर राजभक्ति की अवसरवादिता के संकीर्ण घेरे में ही अंततः चक्कर काटता रहा।
इन कवियों की जातीयता या पुनरुत्थानवाद में मुस्लिम जाति के अहित या विरोध का कहीं भी समावेश दिखाई नहीं देता। फिर उस समय राष्ट्रीयता का स्वरूप भी इतना व्यापक नहीं हुआ था। इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं कहीं उनकी देशभक्ति की भावना तो होती है, उसके साथ साथ उसका जो वास्तविक स्वरूप उभरना चाहिए था वह स्वरूप उभर करके सामने नहीं आता है। दूसरी काव्य प्रवृत्ति की बात करें तो वह आती है प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य के अंतर्गत भले ही वह एक नए स्वरूप को लेकर के उभरी थी, परंतु उससे पहले का जो काल था रीतिकाल, उस प्राचीनता के प्रति भी उनका मोह बना रहा। इसी कारण से उनके काव्य के अंतर्गत प्राचीनता का स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नए स्वरूप का भी उद्घाटन हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस काल की कविता में जहाँ देश प्रेम तथा समाज सुधार आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ, वहीं भाषा, भाव, छंद की दृष्टि से यह युग सामंजस्य का युग था। यानी कि जहाँ पर हम काव्य की कविता की कला पक्ष की बात करें तो इन्होंने भाषा उसी ब्रज भाषा को अपनाया, भाव उसी प्रकार के रखे और छंदों के बंधन के अंतर्गत होकर के साहित्य की रचनाएं की। इस काल के कवियों में पुराने काल के भक्त कवियों के समान पद भी लिखे गए, लीला आदि का गान भी किया गया और रीतिकालीन कवि के समान नायिका का नक्शिक वर्णन भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस काल में शुक्ति और उपदेश पद्धति पर भी काव्य दृष्टि दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य की जो प्रवृत्ति हैं उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस काल के साहित्य के अंतर्गत जहाँ एक और प्राचीनता का समावेश भी दिखाई पड़ता है, उसके साथ साथ नवीनता का समावेश भी दिखाई पड़ता है। तीसरी काव्य प्रवृत्ति की बात करें तो वह आती है जनजीवन का चित्रण। जनजीवन के चित्रण के आधार पर यदि हम देखें तो भारतेंदु युग के अंतर्गत का जो जनजीवन का चित्र है वह पूर्ण रूप से एक मानवीय संवेदना पर आधारित हमें दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन काव्य राज्याश्रय के अंतर्गत ही पल्लवित और पुष्पित हुआ था, परंतु भारतेंदु युग का काव्य जो है वह जनजीवन के वास्तविक क्रोध के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था। यानी कि उनके जन समूह की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थीं, उन सारी समस्याओं को उन्होंने उभारने का प्रयास किया। इनकी कविता में जनवादी प्रवृत्ति समाज सुधार में निहित है। यह कविता केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य है। इसमें सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, अमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए शिक्षित वर्ग पर व्यंग्य, पुलिस और कर्मचारियों की लूट खसोट, अदालतों में प्रचलित अनीति, देश की सामान्य दुर्दशा, अकाल महामारी के प्रकोप, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण तथा नाना सामयिक प्रश्नों पर जनजीवन को प्रेरित और जागृत किया गया। कविता में इस यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ प्राचीन संस्कृति के गौरव का आदर्श वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के अंतर्गत जो साहित्यिक रचना हुई उसके अंतर्गत जनजीवन का वास्तविक और यथार्थ स्वरूप हमारे सामने उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। चौथी काव्य की प्रवृत्ति की बात करें तो वह आती है प्रकृति चित्रण की पद्धति। प्रकृति चित्रण की पद्धति के अंतर्गत यदि हम देखें तो हम रीतिकाल के जो कवि थे वे तो पूर्ण रूप से दरबारी संस्कृति के अंतर्गत पले और बड़े हुए और दरबार की संस्कृति के अंतर्गत रह करके प्रकृति का जो है वास्तविक आलंबन रूप उभर करके नहीं आया, वहां पर उद्दीपन रूप ही उभर करके आया। लेकिन हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य की जो कविता है उसके अंतर्गत प्रकृति के जो दोनों रूप हैं, आलंबन और उद्दीपन, दोनों ही रूपों का एक विशद और विस्तृत चित्रण दिखाई पड़ता है। क्योंकि इस समय प्रकृति की जो पद्धति है उस पद्धति से की परंपरा से पूर्ण रूप से ये मुक्त रहे। ये लोग नर प्रकृति के वर्णन में अधिक रमे, बाह्य प्रकृति के वर्णन में नहीं। यानी कि उन्होंने भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने बाह्य प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं उभारा, उन्होंने मनुष्य की वास्तविक प्रकृति को पूर्ण रूप से उभारने का प्रयास किया। जैसे कोई मनुष्य है वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है तो उन सारी समस्याओं का उन्होंने पूर्ण रूप से चित्रण किया। जैसे ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति के दर्पण की जिस शैली का श्री गणेश किया उसकी और उस युग के काव्य में नहीं देखा। इनके प्रकृति वर्णन में संवेदनशीलता का अभाव है और नागरिकता की बहुलता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो अगली काव्य प्रवृत्ति हैं वह हमारे सामने उभर करके आती हैं इतिवृत्त्यात्मकता। इतिवृत्त्यात्मकता के दृष्टिकोण से यदि भारतेंदु युगीन काव्य के साहित्य को देखा जाए तो इस काल के कवियों ने विभिन्न सामयिक विषयों को फुटकर पद एवं कविताएं लिखी,
जिनमें विचार और अनुभूति की गहनता नहीं है। कहीं कहीं तो मात्र तुकबंदी का प्रयास दृष्टिगत होता है, जिसे कविता की कोटि में नहीं रखा जा सकता। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध लिखे और दूसरे कवियों ने बहुत सी ऐसी उपदेशात्मक और सुधारात्मक कविताएं लिखी जिनमें केवल मात्र इतिवृत्तात्मकता है, जो कि द्विवेदी काल में और अधिक वृद्धि को प्राप्त हुई, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ है। तो हम देखते हैं इतिवृत्तात्मकता का जो प्रभाव है वह हमें यहाँ पर वास्तविक रूप से कहीं पर भी दृष्टिगत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अगली जो काव्यगत विशेषता है वह है भाषा। भाषा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारतेंदु युगीन कविता के अंतर्गत ब्रज भाषा को मुख्य रूप से काव्य का विषय बनाया गया, लेकिन हम देखते हैं कि बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके मंडल के कवियों ने गद्य क्षेत्र के अंतर्गत खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। इस काल में भाषा संबंधी जो महान विवाद खड़ा हुआ उसका अंतिम निर्णय हमारे सामने द्विवेदी युग के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, क्योंकि द्विवेदी युग के अंतर्गत जो भाषा का जो वास्तविक तंत्र था वह ब्रज भाषा को छोड़ करके पद्य के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि खड़ी बोली के अंतर्गत ही साहित्य रचा जाने लगा। लेकिन भारतेंदु युग के अंतर्गत यदि हम भाषा के तत्व की बात करें तो इस समय पद्य के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और गद्य के अंतर्गत खड़ी बोली मूल रूप से उभर करके सामने आने लगी। अगली काव्य प्रवृत्ति है वह है छंद। छंद के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारतेंदु युग भले ही आधुनिक कालीन युग के अंतर्गत काव्य की रचनाएं हुई, लेकिन इनका प्राचीनता के प्रति जो मोह बना रहा वह छंद के आधार पर हमें दिखाई पड़ता है। यानी इस समय जो पद्यात्मक जो रचनाएं होने लगी वह पूर्ण रूप से छंदों पर आधारित रचनाएं थी, जिसके अंतर्गत सवैया, रोला, छप्पे, कवित आदि छंदों के अतिरिक्त इस काल की कविता में लोक प्रचलित जो छंद होते हैं जैसे लावनी है, गजली है आदि का भी इस समय प्रयोग होने लगा। कुछ कवियों ने तो संस्कृत के वर्ण वृत्तों का भी प्रयोग किया है, किंतु इस क्षेत्र में इस काल में कोई स्वतंत्र एवं नवीन प्रयास हमें दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, एक बात अवश्य है कि उस समय की कविता में नवीन छंदों का अभाव नहीं खटकता। जैसे लावनी और गजली जैसे जो है लोक प्रचलित जो छंद हैं वे नए नए छंदों का प्रयोग उन्होंने किया था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने सवैया, रोला, छप्पे, कवित जैसे छंदों का भी मूलभूत रूप से प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगली काव्य प्रवृत्ति है साहित्यिक मूल्य। साहित्यिक मूल्य की दृष्टिकोण से यदि हमें भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्ति की बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और उनके मंडल के जो लेखक हैं वे देश प्रेमी, पत्रकार और प्रचारक अधिक हैं, कवि और साहित्यकार कम। उनमें विचारों और अनुभूतियों की गहनता की अपेक्षाकृत कमी है और यही कारण है कि उस कविता में कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव दिखाई पड़ता है। इस काल की अधिकांश रचनाएं न तो अधिक सरस हैं और न ही साहित्यिक, किंतु भारतेंदु, प्रेमगन और बालमुकुंद गुप्त की रचनाएं काफी सरस और मधुर हैं। भारतेंदु काल की कविता का महत्व जीवन और साहित्य की अनुशीलन की दृष्टि से है। इन कवियों को अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का पूर्ण ध्यान है। इन्होंने तात्कालिक जीवन में डूबकर अपने कटु अनुभवों और सत्यों का निर्भीकता पूर्वक वर्णन किया है। इस काल में कविता और जीवन के निकट का संबंध स्थापित हुआ है, यही इस कविता का महत्व है। यानी कि हम साहित्यिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो इस काल की कविता जो है वह मानवीय जीवन से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी, देश प्रेम से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से एक साहित्यिक मूल्य की प्रतिष्ठा होती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भारतेंदु युग के काव्य की प्रवृत्तियों का एक विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। हम अगले वीडियो के अंतर्गत इस काल के संबंध में अन्य टॉपिक यानी कि उनके कवियों के परिचय के विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।